नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एक्रूड इनकम। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस को, अब हम डिस्कस करेंगे एक्रूड इनकम को। ये सब हमारे लिए नए नए नेम हैं जो कि अकाउंट्स के टर्म्स हैं और जो कि अकाउंट्स में ही यूज होते हैं। इसका मीनिंग हमें अकाउंटेंसी में ही मिलता है। कोई कंपनी है, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप फर्म है, एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, हर टाइप का बिजनेस कोई भी होगा वो क्या करेगा, सेल करेगा गुड्स की। जो भी वो गुड्स में डील करता है या कोई सर्विसेज देता है, मेन मोटिव क्या होता है ये सब काम करने के लिए, चाहे कोई बिजनेस है, चाहे गुड्स बेच रहा है, चाहे सर्विसेज दे रहा है, तो हर किसी का मेन मोटिव होता है, मीन्स जिसको हम पर्पस भी बोल सकते हैं, टू अर्न मोर प्रॉफिट, टू अर्न इनकम। कोई भी कंपनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप फर्म है, किसी भी टाइप का बिजनेस है, वो अगर कोई गुड्स या सर्विसेज बेचती है अपनी, उसका मेन मोटिव क्या होता है, इनकम अर्न करना। जैसा कि अब सेल जो है वो कैश भी हो सकती है और ऑन क्रेडिट भी हो सकती है। दोनों केसेस में हमारे पर बिजनेस में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी गुड्स हैं, सपोज बिजनेस में इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि गुड्स बिजनेस में से जाएंगी, कम होएंगी और कैश बिजनेस में बढ़ेगा, प्लस हो जाएगा। सपोज मैं पेन का बिजनेस कर रही हूँ, पेन की कॉस्ट है मेरी 4 रुपीज की और सेल कर रही हूँ 5 रुपीज का, प्रॉफिट मेरा 1 रुपीज का है। अगर क्रेडिट सेल करती हूँ तब भी वही केस है, अगर गुड्स 4 रुपीज की हैं और 5 रुपीज की सेल कर दी है, 1 रुपीज हमने कमाया है उसमें, जिसको हम क्या बोलेंगे, इनकम। कैश सेल में तो ये है कि 4 रुपए की गुड्स थी और 5 रुपए की बेच दी, 5 रुपए कैश आ गया और 1 रुपया हमने कमा लिया, वो तो सिंपल हो गया। क्रेडिट सेल में थोड़ा सा फंडा अलग हो जाता है हमारा। क्रेडिट सेल में क्या होता है, गुड्स अगर 4 रुपीज की है और बेची 5 रुपए की है, हमने किस पे बेची है, उधार पे बेची है, तो वो हमारा डेटर बन जाएगा। तो हमने कमाया कितना, 1 रुपीज, बट अभी हमने 5 रुपीज जो है कैश रिसीव नहीं किया, मीन्स अभी 1 रुपीज इनकम हमारे पास अवेलेबल नहीं हुई। कमा तो ली, 4 रुपए की चीज 5 रुपए में बेच के 1 रुपया कमा तो लिया, अर्न तो कर लिया, बट हमने क्या किया, कैश रिसीव नहीं किया, कैश रिसीव नहीं किया, वो हमारी क्या कहलाती है, कैश रिसीव नहीं किया। तो उस पर मैं क्रॉस लगा रही हूँ, तो उसको हम बोलेंगे इनकम अर्न्ड। इनकम कमा तो ली है, इसमें इस केस में क्या है, कैश सेल में कमा भी ली और रिसीव भी कर ली। इसमें क्या है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। 1 रुपया कमा लिया, उधार पे माल बेचा हुआ है, 1 रुपीज उस पे हम कमा चुके हैं, बट अभी रिसीव नहीं हुई। उस तरह की इनकम हमारी क्या कहलाती है, एक्रूड इनकम। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव जिसको हम बोलते हैं। हमारा एक कंसेप्ट है अकाउंटेंसी में, हम जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो एक्रूअल बेसिस पे करते हैं, जिसमें क्या होता है, इनकम रिकॉग्नाइज तो कर ली। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है बुक्स में रिकॉर्ड करना, मीन्स इन द ईयर इन विच इट अराइज मे बी रिसीव्ड इन नेक्स्ट ईयर। अभी मैं आपको एग्जांपल लेके समझाती हूँ। जिस ईयर में इनकम कमाई है, अराइज हुई है, जरूरी नहीं है कि उसी ईयर हमें रिसीव होगी होगी, ऐसा भी हो सकता है कि वो हमें नेक्स्ट ईयर जाके रिसीव हो। लाइक मैं एक एग्जांपल आपको लेके बताती हूँ। सपोज मेरे अकाउंट क्लोज हो रहे 31 मार्च 2019 को, 31 मार्च 2019 को, 28 मार्च को सेल हुई है 5 रुपीज की। इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं, कब हुई है, 28 मार्च को 2019 को। सेल ऑन क्रेडिट, उधार पे सेल हुई है, इन सभी मनी रिसीव नहीं हुई होगी। डेटर ने बोला है कि मैं आपको 15 डेज के अंदर पेमेंट कर दूंगा। अब अकाउंट में क्लोज कब कर रही हूँ, 31 मार्च को। 31 मार्च को मुझे अपने अकाउंट क्लोज करने हैं, मीन्स अब इनकम, मुझे यहाँ पे ये कंफ्यूजन है कि मैं इस वाले ईयर में इनकम लू या नेक्स्ट ईयर में इनकम लू। मीन्स 2018-19 वाले फाइनेंशियल ईयर की इनकम मानू, मतलब 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक का हमारा ये ईयर बैठता है, जिसको हम बोलते हैं 18-19। इस ईयर की सेल मानो या नेक्स्ट ईयर की सेल मानो, क्योंकि पेमेंट रिसीव होगी 15 डेज के बाद, और 15 डेज के हिसाब से हमारी जो पेमेंट रिसीव होगी अप्रैल में रिसीव होगी हमें। तो अब ये कंफ्यूजन है कि किस ईयर की इनकम मानी जाए, इस फाइनेंशियल ईयर की मानी जाए या नेक्स्ट अप्रैल से जो हमारा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उसमें। ये वही केस है, इन द ईयर इन विच इनकम इज अराइजेस मे बी रिसीव्ड इन नेक्स्ट ईयर। तो जो पेमेंट रिसीव होगी वो नेक्स्ट ईयर रिसीव होगी। पेमेंट विल बी रिसीव्ड इन नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर कौन सा, 2019 एंड 20। बट हमारी इनकम किसकी मानी गई, हमारी 18-19 के लिए ये एक्रूड इनकम मानी जाएगी। 18-19 के लिए हमारी ये एक्रूड इनकम मानी जाएगी। ऑन तो कर ली बट रिसीव नहीं करी, कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट ईयर रिसीव करते रहेंगे, बट इनकम हमने कौन से, हमने जो सेल अमाउंट है वो हमारा 18-19 का ही माना जाएगा। ये तो हमारा था एक्रूड इनकम। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा अनअर्न्ड इनकम, जिसको बोलते हैं हम इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। नेक्स्ट ईयर की इनकम करंट ईयर में रिसीव हो गई है तो उसको बोलेंगे इनकम रिसीव्ड इन
एडवांस। कोई भी कंपनी है, कोई भी फर्म है, कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप है, एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, सबका मेन मोटिव क्या होता है? सेल करके गुड्स या सर्विसेज की प्रॉफिट अर्न करना होता है। बट गुड्स और सर्विसेज को अगर वो सेल करता है, इस केस में क्या होगा? किसी भी टाइप के बिजनेस ने अगर गुड्स या सर्विसेज अभी सेल नहीं करी, टू बी प्रोवाइडेड इन फ्यूचर, गुड्स या सर्विसेज फ्यूचर में देनी है, बट क्या किया है? मनी रिसीव फॉर डेट, के लिए मनी रिसीव कर ली है इन एडवांस। जो गुड्स या सर्विसेज अभी बेची नहीं है बट उसकी एडवांस में मनी रिसीव कर ली है। जो अभी हमने सर्विसेज या गुड्स इन फ्यूचर में बेचनी है, मीन सर्विसेज फ्यूचर में प्रोवाइड करनी है, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं। तो मनी इज रिसीव, मनी रिसीव कर ली है, बट इनकम इज नॉट अर्न एज येट। हम ये भी कह सकते हैं अगर गुड्स या सर्विसेज हमने इन फ्यूचर में देनी है बट मनी एडवांस में रिसीव कर ली है, चाहे मनी एडवांस में रिसीव कर ली है, बट हम ये मानेंगे कि इनकम इज नॉट अर्नड एज येट, इनकम अभी तक हमने नहीं कमाई। चाहे मनी रिसीव हो गई है, इनकम हम कब कमाएंगे? जब हम उन गुड्स की सेल कर देंगे या वो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर देंगे, वो हमारी कहलाती है अर्नड इनकम। लाइक 2018-19 में, मतलब 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 ईयर की बात कर रही हूँ, मैंने 5000 रिसीव कर ली एज अ कमीशन। बट कमीशन तो रिसीव कर ली, जो कमीशन मैंने एडवांस में रिसीव करी है उसकी सर्विसेज मुझे अभी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 2019 और 20 में देनी है। तो मैं कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस जो मेरे 5000 है इज नॉट इनकम ऑफ 2018 एंड 19। जब मैं सर्विसेज दे दूंगी उस कमीशन रिसीव करने के बदले में, अगर मैं 19-20 में सर्विसेज देनी है मुझे, तो मैं इस ईयर की इनकम मानूंगी, इनकम फॉर दैट ईयर, इस ईयर की इनकम मानी जाएगी। क्या है? एडवांस में कमीशन रिसीव कर दी 5000 की, बट मुझे सर्विसेज 19-20 को देनी है, तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस मेरी 18-19 की इनकम नहीं मानी जाएगी, बल्कि ये मेरी क्या मानी जाएगी? लायबिलिटी, क्योंकि मुझे इन फ्यूचर में अभी प्रोवाइड करनी है। जो चीज मुझे देनी होती है वो मेरी लायबिलिटी कहलाती है। एडवांस में मनी रिसीव कर ली है, उसके बदले में भी सर्विसेज नहीं दी, सर्विसेज देनी है, तो वो मेरी क्या कहलाएगी? लायबिलिटीज कहलाएगी। अब हम बात करते हैं व्हाट इज रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या है? रिवेन्यू क्या है हमारा? सेल प्रोसीड फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन एंड एक्टिविटी। सेल प्रोसीड्स फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन एंड एक्टिविटी। बिजनेस ऑपरेशन एंड एक्टिविटी क्या होता है? जो हमारा बिजनेस का मेन ऑपरेशन है, मतलब एक किराने वाला है उसका मेन ऑपरेशन है किराना गुड्स बेचना, अगर कोई गारमेंट्स वाला है उसका मेन गुड्स बेचना क्या कहलाएगा? क्लॉथ्स बेचना कहलाएगा, रेडीमेड गारमेंट्स बेचना कहलाएगा। अगर कोई मोबाइल की शॉप है तो वो मोबाइल, उसका मेन ऑपरेशन क्या है? मोबाइल बेचना है, उसकी मेन एक्टिविटीज हमारी मोबाइल से सेल से रिलेटेड होगी। तो हमारा रिवेन्यू क्या कहलाता है? जो भी हम सेल करते हैं अपने बिजनेस में, उससे जो मनी रिसीव होती है वो रिवेन्यू कहलाती है। रिवेन्यू हमारी टॉप लाइन मानी जाती है। कैसे? अभी मैं डिस्कस करके पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। रिवेन्यू हमारी टॉप लाइन है, जैसा कि सेल अमाउंट सपोज हमारा रिवेन्यू है। सेल अमाउंट हमारा क्या है? रिवेन्यू मीन्स यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई प्राइस पर यूनिट। अगर मेरा पेन का बिजनेस है, अगर मैंने 10 पेन सेल करे हैं और 20 रुपीज के सेल करे हैं, तो मेरा सेल अमाउंट क्या होगा? 10 मल्टीप्लाई 20। या अगर मैंने 100 पेन सेल करे हैं और 20 रुपीज का पेन है 1 प्राइस पर यूनिट, तो मैंने जो पेन बेचे हैं वो 2000 रुपीज के बेचे हैं। अब मेरी उन पेन पे जो कॉस्ट थी वो आई थी सपोज 1500 की, मतलब 15 रुपए का एक पेन था। 100 मल्टीप्लाई 15 रुपीज की हमारी कॉस्ट आई थी। तो मैंने जो ये 500 रुपए कमाया, जो मेरे पास 500 रुपए एक्स्ट्रा रिसीव हुए हैं, 1500 की चीज मैंने 2000 की बेची है, 500 रुपए जो एक्स्ट्रा रिसीव हो वो मेरी नेट इनकम कहलाएगी। रिवेन्यू और इनकम में डिफरेंस होता है दोस्तों, कहीं आप रिवेन्यू और इनकम कभी सेम नहीं होते। रिवेन्यू क्या होता है? सेल अमाउंट होता है, टोटल अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई प्राइस पर यूनिट, मैंने कितना का माल बेचा है वो मेरा रिवेन्यू कहलाएगा। ये क्या है? इसलिए रिवेन्यू को टॉप लाइन बोलते हैं और नेट इनकम को हम बॉटम लाइन बोलते हैं। जो हमारा एंड में मुनाफा बचता है वो हमारी बॉटम लाइन कहलाती है। अब बात आती है, रिवेन्यू दो टाइप का होता है हमारा, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। दो टाइप का रिवेन्यू होता है। ऑपरेटिंग रिवेन्यू क्या होता है? जो कि बिजनेस का मेन बिजनेस है, जो बिजनेस की मेन एक्टिविटीज होती हैं, वो ऑपरेटिंग रिवेन्यू कहलाती है, मीन्स रेकरिंग नेचर पे। नॉन ऑपरेटिंग होता है अदर देन मेन बिजनेस, वो हमारा नॉन रेकरिंग कहलाएगा।
इसका जैसे कि अगर मेरा मेन बिजनेस है मोबाइल्स को बेचना, मोबाइल की रिटेल की शॉप है, मैं उस शॉप पे मोबाइल्स बेचती हूँ या मोबाइल से रिलेटेड कोई एसेसरीज बेचती हूँ, उनको बेच के जो अमाउंट रिसीव होगा दैट इज द ऑपरेटिंग रेवेन्यू, जो कि रेकरिंग नेचर का है। रेकरिंग नेचर का क्या होता है, मेन बिजनेस है, रूटीन में तो हम मोबाइल और मोबाइल की एसेसरीज ही बेचेंगे। अगर सपोज साइड बाय साइड मैंने क्या किया हुआ है, कुछ मेरे पास रेंट आता है, मैंने कोई अपनी बिल्डिंग किराए पर दे रखी है, कुछ जो रेंट आता है, जो वो रेंट रिसीव होगा वो नॉन ऑपरेटिंग है, वो नॉन रेकरिंग नेचर का है। या रेंट भी रेकरिंग नेचर का मान सकते हैं हम, क्योंकि वो हर मंथ रिसीव होना है। हम इसमें जैसे मान लो कोई कमीशन बेस ले सकते हैं, लाइक मैं साइड बाय साइड कोई LIC का काम करती हूँ, एजेंट हूँ, LIC का साइड बाय साइड काम करती हूँ, मेरा नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू कहलाएगा, अदर देन मेन बिजनेस एक्टिविटी है जो मैं साइड बाय साइड कर रही हूँ। मतलब जो मुझे कमीशन रिसीव होगा डेट इज द नॉन रेकरिंग, जो कि मेरी रूटीन की इनकम, रूटीन का रेवेन्यू नहीं है। तो ये होता है रेवेन्यू दो तरह का है, ऑपरेटिंग जो कि मेन बिजनेस से रिलेटेड है, हमारे मेन गुड्स से रिलेटेड है, नॉन ऑपरेटिंग जो कि रूटीन का नहीं होता, जो कभी कभी होता है। इसी तरह फोर्थ पॉइंट में किसी भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन बिजनेस क्या होगा, जो ये रेकरिंग है इसका मेन, ये जो हमारा है ना, ये सारा ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का होता है। मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा बिजनेस जिसका मेन मोटिव ही प्रॉफिट अर्न करना है, वो हमारे मेन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि मेन बिजनेस इस तरह का बिजनेस करेंगी। और एक आती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, सोशल सर्विसेज देना होता है, लाइक डोनेशन। ये जो चलती है हमारी, इनके लिए रेवेन्यू क्या कहलाएगा, डोनेशन, कोई ग्रांट्स अगर कोई गवर्नमेंट से मिलती है या कोई सब्सक्रिप्शन मिलती है, इस टाइप के बिजनेस के लिए जो रेवेन्यू है, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, वो सोशल सर्विसेज देना होता है, तो उनके लिए जो डोनेशंस वगैरह होंगी ये रेवेन्यू कहलाएंगी। और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेवेन्यू क्या कहलाएगी, जो कि उनका मेन बिजनेस है, जिसको बेच के उनको मनी रिसीव होनी है। ये हमारा डिफरेंस है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यू में और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यू में। क्या होता है रेवेन्यू, कोई भी बिजनेस ऑपरेशन या एक्टिविटी करने से जो भी हमारे को अमाउंट रिसीव होता है, या गुड्स सेल करने से जो भी अमाउंट रिसीव होता है, दैट इज द रेवेन्यू। टोटल अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, जिसको हम क्या सिंपल लिख सकते हैं, टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, दैट इज द रेवेन्यू। सेल प्राइस सिंपल बोल सकते हैं, सेल प्राइस। जैसा कि 2000 का सेल प्राइस हमारा रेवेन्यू कहलाएगा और कॉस्ट हमारी इस पे कितनी है, 1500। तो 2000 में से 1500 लेस कर दो, 5000 हमने नेट इनकम कमाई। रेवेन्यू हमेशा टॉप लाइन होती है और नेट इनकम हमारी बॉटम लाइन होती है, तो बहुत डिफरेंस होता है, कभी इसको आप मिक्स मत करना। इसी को करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बेसिकली बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर हमारे दो तरह के होते हैं बिजनेस में, फर्स्टली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकेंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। दो तरह के एक्सपेंसेस हैं जो कि हमें बिजनेस में करने पड़ते हैं। फर्स्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सबसे पहले हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिस्कस करेंगे। बिजनेस में किसी भी तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने से कोई एसेट क्रिएट नहीं होती। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखवा देती हूँ, कोई एसेट क्रिएट नहीं होती। लाइक रेंट पे करने से बिल्डिंग एसेट नहीं बन जाती। मीन्स अगर आप किसी बिल्डिंग में अपना बिजनेस चला रहे हैं, जो बिल्डिंग आपकी नहीं है बट आपने रेंट पे ली हुई है, क्या ऐसा हो सकता है कि आप रेंट पे करके उसके मालिक ही बन जाओ? बिल्कुल भी नहीं। तो रेंट पे करने से कोई भी बिल्डिंग एसेट नहीं बन सकती, तो इसलिए कह रहे हैं कि कोई एसेट क्रिएट नहीं होती, जैसा कि रेंट पे करने से बिल्डिंग एसेट नहीं बन जाती। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पर्पस क्या है? बिजनेस में कोई भी खर्चा करना है उसका कोई ना कोई पर्पस तो होगा। अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे तो हम बिजनेस के किसी भी ऑपरेशंस को नहीं कर सकते। बिजनेस के किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए हमें खर्चा करना जरूरी है। टू मेंटेन ऑपरेशनल एबिलिटी एंड बिजनेस की ऑपरेशनल एबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये खर्चे करने जरूरी होते हैं। अगर मैं टाइमली अपनी बिल्डिंग का रेंट पे नहीं करूंगी, क्या मुझे मालिक उस बिल्डिंग में बैठने देगा? जब मालिक मुझे बिल्डिंग में बैठने ही नहीं देगा, बिजनेस करने ही नहीं देगा, तो मैं बिजनेस कैसे कर पाऊंगी? मीन्स वो तो मुझे उस शॉप से निकाल देगा और कहेगा तुमने रेंट पे नहीं किया। सपोज अगर मेरी कोई शॉप है रेडीमेड गारमेंट्स की, उसमें मैं सोचती हूँ कि मैं खुद ही बैठ के सारा काम कर लूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझे अपने अंडर एम्प्लॉयज भी रखने पड़ेंगे जिनको मुझे सैलरी पे करनी है। कस्टमर को अटेंड करने के लिए, मीन्स अपना माल बेचने के लिए मुझे एम्प्लॉयज की नीड है। एम्प्लॉयज अगर रखूंगी तो उनको मुझे सैलरी पे करनी पड़ेगी, तो वो उस तरह के खर्चे मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं।
अगर मैं अपना स्टाफ नहीं रखूंगी या कोई एम्प्लॉय बिजनेस में नहीं रखूंगी तो मैं कोई भी काम बिजनेस में नहीं कर सकती। तो इसलिए बिजनेस के ऑपरेशनल एक्टिविटीज को करने के लिए हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है टू मेंटेन एन एसेट टू इट्स करंट पोजीशन। लाइक मेरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मैंने बहुत बड़ा प्लांट एंड मशीनरी लगाया हुआ है बिजनेस में। अगर मैं मशीनरी लगा के छोड़ देती हूँ, मीन्स उसमें जो टूट फूट हो रही है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही, उसमें हमें टाइमली ग्रीस की नीड है, फ्यूल की नीड है, तो मशीनरी को चलाने के लिए हमें बंदे भी रखने पड़ेंगे, मतलब उनको वेजेस भी पे करनी पड़ेगी, मजदूरी पे करनी पड़ेगी। और मशीन अगर मान लो कोई खराब हो जाती है, उसको ठीक कराने के लिए अगर मैं खर्चा नहीं करूंगी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, तो मैं अपना बिजनेस नहीं चला सकती। मुझे अपने बिजनेस को चलाने के लिए इस तरह के एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे जो कि रूटीन के खर्चे होते हैं, जो मेरी एसेट को मेंटेन करके रख रहे हैं, वो भी करंट पोजीशन में। इसका एग्जांपल है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जो कि हमारा क्या रेकरिंग नेचर का खर्चा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं, रूटीन के खर्चे होते हैं। इन खर्चों के बिना हम बिजनेस को नहीं चला सकते, इनको करना बहुत जरूरी होता है टाइमली। अब टू मेंटेन ऑपरेशनल एबिलिटी एंड बिजनेस को मेंटेन करने के लिए हमें ये खर्चे करने पड़ते हैं। मतलब बिजनेस ऑपरेशन को रन करने के लिए, अभी मैंने आपको बहुत अच्छा डीपली पहले भी समझा चुकी हूँ, बिजनेस ऑपरेशंस को रन करने के लिए ये एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं जो कि रेकरिंग नेचर के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैलरी, रेंट, रिपेयर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, कन्वेंस, ट्रेवलिंग एटसेट्रा। इस तरह के मेरे बहुत खर्चे हैं जो मुझे रूटीन के बिजनेस में करने पड़ते हैं। ये मेरे खर्चे क्या कहलाते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस कहलाते हैं। These are also known as operating expenses and revenue expenses. Second point है these are also known as operating expenses or revenue expenses. Third है are allowed to be deducted होता है लेस करना for tax purpose in the same year. जिस ईयर मैंने ये खर्चे करे हैं उस ईयर मुझे इनको लेस करने का अधिकार है टैक्स पर्पस के लिए। मतलब जो मेरा सेल प्राइस है उनमें से मैं उस सेल जो मैंने गुड्स की सेल करी है उनसे रिलेटेड जो मेरे खर्चे हैं उस सेल में से मैं लेस कर सकती हूँ उन खर्चों को। अगर खर्चे लेस करूंगी तो मुझे उतना टैक्स पे कम करना पड़ेगा। मीन्स ये टैक्स पर्पस के लिए भी हम इनको हर साल सेम ईयर जिस ईयर हमने ये खर्च किया है उसमें हम लेस भी कर सकते हैं। ये तो था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई एसेट क्रिएट नहीं होती, जैसे रेंट पे करने से कोई बिल्डिंग एसेट नहीं बन जाती, बल्कि बिल्डिंग में हम काम कर रहे हैं। मशीनरी, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, अगर कोई मशीनरी परचेज कर रखी है उसको करंट पोजीशन में रखने के लिए, ठीक ठाक रखने के लिए टाइमली हमें रिपेयर करानी पड़ती है। तो जो रिपेयर और जो मेंटेनेंस का खर्चा होता है वो हमारा क्या कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या होता है? अमाउंट स्पेंट फॉर एक्वायरिंग और अपग्रेडिंग एसेट। ऐसा खर्चा जो कि हमने कोई एसेट परचेज करने के लिए किया है या किसी एसेट को अपग्रेड करने के लिए किया है। मींस पहले ऑलरेडी प्लांट एंड मशीनरी लगी हुई थी, अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है तो उसको अपग्रेड करना है, तो उसको बेच के हम न्यू एसेट लेके आते हैं, उसको बोलते हैं अपग्रेड करना। या ये भी बोल सकते हैं कुछ ऐसा पार्ट लगा के भी अपग्रेड हो सकती है, साथ में एडिशन कुछ खर्चा करके। एक्वायरिंग का मतलब है न्यू एसेट परचेज करना। अपग्रेड का मतलब होता है इंक्रीज इन यूजफुल लाइफ, चलती हुई मशीनरी की लाइफ को बढ़ाना, वो होता है अपग्रेड करना। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम कोई न्यू प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई भी हमने न्यू प्लांट एंड मशीनरी लगा ली, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया, वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। थर्ड है कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से हमारी ऑपरेशनल कैपेसिटी इंक्रीज होती है। रेवेन्यू में हमने क्या कहा था कि बिजनेस की ऑपरेशनल एबिलिटी को मेंटेन रखते हैं। बिजनेस के ऑपरेशंस को करने के लिए हमें उन खर्चों को करना जरूरी होता है।